मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा है कि 140 करोड़ लोगों की उन्होंने सेवा की है और गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं प्रदान की है। 27% गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 4 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में हारेगी और 4 सीटों पर भाजपा जीतेगी। निसंदेह 4 सीटों पे भाजपा जीतेगी हिमाचल में, और हिमाचल में नहीं, देश भर में हम 350 से ऊपर सीटें जीतेंगे। उसका कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वो देश की जनता देख रही है। देश को जो मजबूत किया है वो देश की जनता देख रही है, और इन पाखंडियों को भी देख रही है जो सारे मिल के दल बना के प्रधानमंत्री को हटाने की साजिश कर रहे हैं। देखिए, इनके मंसूबे चूर-चूर हो गए। बीजेपी देश को बेचना चाहती है। उनके डबल इंजन बहुत जल्द ही गायब हो जाएंगे। वे राज्य के पंचायत चुनाव में अपना पहला इंजन खोएंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में दूसरा इंजन खो देंगे। हम भाजपा के खिलाफ महाजोत बड़ा गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं और यह जल्द ही किया जाएगा। सीएम ममता बनर्जी कुछ बिहार में बोले। ममता बनर्जी तो ये भी कहती हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है। ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि सीपीएम भी बीजेपी से मिली हुई है। तो ममता दीदी क्या कहती हैं सुबह में और शाम में क्या कहती हैं, उनको कुछ नहीं पता है। लेकिन एक बात तय है कि लोकसभा में जिस तरह से पंचायत चुनाव में उन्होंने नंगा नाच किया है उनकी सरकार ने, वो तो कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है कि चुनाव स्थगित कर देने चाहिए। तो लोकतंत्र का खूनी खेल जिस तरह से बंगाल में चल रहा है, बंगाल की जनता ही इन्हें जवाब देगी। ये लोकसभा में बुरी तरह से हारेंगे और विधानसभा में ये अपनी जगह पे आएंगे। यदि राज्यपाल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भाजपा एजेंट की तरह काम करना जारी रखते हैं तो उन्हें काली पट्टी, काली झंडा और आनंद बोस वापस जाओ जैसे नारों का सामना करना पड़ेगा। टीएमसी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने यह। देखिए, अलोकतांत्रिक पार्टी जब हो और तानाशाही पार्टी हो तो उसके नेताओं से आप लोकतांत्रिक रवैया की उम्मीद मत कीजिए। ये लोग इसी तरह हुलीगन गुंडे ही करेंगे। जो पहले सीपीएम के गुंडे थे अब टीएमसी के गुंडे हो चुके हैं, स्टैंप लग चुका है। इसी तरह से गुंडाई चलती रहेगी वहाँ। जम्मू कश्मीर पर अवैध रूप से कब्जा करने से यह पाकिस्तान का अधिकार क्षेत्र नहीं बन जाता है। पीओके जो है भारत का हिस्सा था और रहेगा। इस आशय के कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में पारित भी हो चुके हैं। पीओके में रहने वाले लोग भी बहुत परेशान हैं और वे भारत में विलय की मांग करते रहते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से गृह युद्ध की स्थिति है, बलूचिस्तान हो जाए या अन्य प्रांत हो जाएं, जिस तरह से वहाँ पे वो पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं और भारत के प्रति एक आशावान दृष्टि से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी मांगें विश्व पटल पे बहुत जल्दी बहुत मुखरता से प्रकट होने वाली है। और निसंदेह पीओके तो हमारा है ही, हमारी विधानसभा की सीटें तक हैं वहाँ पे, हमने काउंटिंग में रखी हुई है। ये नेहरू जी की देन है कि 1947 में पीओके हम नहीं ले पाए, उन्होंने रोक दिया पटेल जी को, नहीं तो पीओके तो आज भी हमारा होता। शरद पवार ने कहा कि विपक्ष की बैठक में प्रधानमंत्री पद को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने के लिए कुछ जगहों पर की जा रही कोशिशों के ऊपर भी चर्चा हुई। जो लोग सत्ता में हैं यानी कि भाजपा समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने विपक्ष की बैठक की आलोचना के लिए सत्तारूढ़ भाजपा पर भी निशाना साधा। श्री पवार ने कहा कि भाजपा विपक्षी बैठक को लेकर चिंतित क्यों थी, ये दावा करते हुए कि राजनीतिक परिपक्वता की कमी थी। देखिए, पवार साहब अब उस उम्र के पड़ाव में पहुंच गए हैं लेकिन जहां उन्हें हम राजनीति का भीष्म पितामह कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ उम्र के लिहाज से, सोच के लिहाज से वो भीष्म पितामह नहीं है। भीष्म पितामह जब मृत्युशैया पे थे तब भी वो कौरव को गलत मानते थे, हालांकि उन्होंने लड़ाई कौरवों के लिए लड़ी थी। पवार साहब भले राजनीति के भीष्म पितामह हों लेकिन उनकी सोच आज भी वही है। उनके राज्य में 1993 का मुंबई दंगा कोई भूल नहीं सकता है, समाज को हम बांट रहे हैं। उनके राज्य में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मुख्यमंत्री बन के गए थे वो दंगों के बाद, क्या उन्होंने किया? एनसीपी कांग्रेस के राज्य में किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ ये कोई भूल नहीं सकता है। महिमा मंडित करते थे ये लोग। इसलिए मैंने कहा कि भीष्म पितामह उम्र के बनने से कुछ नहीं होता है, भीष्म पितामह जैसे लक्षण नहीं है उनमें।